सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मित्रता दिवस की और अग्रिम शुभकामनाएं सभी बहनों को रक्षाबंधन की। अभी डॉक्टर रुचिका खंडेलवाल मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। ऑफ कोर्स एक कॉमर्स टीचर जो होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स को जॉब क्रिएटर बनाता है, तो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन की सबसे पहले मैं रुचिका मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके बाद मैं आभार प्रकट करता हूँ उपहार क्रिएशंस का, महेश्वरी महिला संगठन व मारवाड़ी महिला सम्मेलन का, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों से भी रूबरू हो पाएँ इस मंच के द्वारा। थैंक यू सो मच। तो बिना ज़्यादा समय लिए मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ओके, सो आज का जो हमारा विषय है मैं उसी पर बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजिल की तलाश, उपहार क्रिएशन, महेश्वरी महिला संगठन व मारवाड़ी महिला सम्मेलन के साथ। मुझे प्लीज़ कोई बता दें, ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। मेरा इंट्रोडक्शन वैसे आप लोग दे चुके हैं, थैंक यू सो मच। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले जब भी स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कन्फ्यूजन। आप भले ही 10th क्लास में हों या 12th क्लास के स्टूडेंट हों, कहीं ना कहीं हम एक कन्फ्यूजन वाले मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या करें। इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं कुछ अपने फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि हम क्या चूज़ करें। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं माइंड में, बहुत सारे हमें उस समय राय मिलती है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करना है और कहाँ हमें जाना है। फाइनली हमारे माइंड में ये 3 मेजर क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इन तीनों क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही घूमेगी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। देखिए, सबसे पहले आप जो भी ये प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से भी कि प्लीज़ आप कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। जब भी आप अपने बच्चों के लिए कोई करियर डिसाइड कर रहे हैं या स्टूडेंट्स खुद अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, तो कभी भी इस भेड़ चाल का हिस्सा ना बने कि सभी लोग इस ओर जा रहे हैं तो हम भी इस ओर जाएं। आपको जो भी निर्णय लेना है वो आप सोच समझ के लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस की, देन फ्यूचर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। देखते हैं चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करना होता है जब भी वो कोई निर्णय लेना चाहते हैं। तो उनके माइंड में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस कौन से हैं? उन चैलेंजेस को हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरीज में, एकेडमिक, पर्सनल, सोशल एंड अदर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं हम क्या है। एकेडमिक चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो एकेडमिक चैलेंजेस क्या होते हैं कि एग्जैक्टली हम कौन सा कोर्स चूज करें हमारे लिए जिसमें हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो, या हमारे लिए जॉब की गारंटी हो, या उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज करने के लिए हमें कौन सी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है हमारे सामने, फाइनेंशियल इशू, कि एग्जैक्टली जो कोर्स हम चूज करने वाले हैं उस कोर्स से फाइनेंशियली हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है वो कहीं ना कहीं ये सोच बना लेते हैं कि पर्टिकुलर कोर्स में तो बहुत ज़्यादा खर्चा है और हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सोचे जाते हैं। देन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर हम मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे रुचिका मैडम ने आपको बताया था CS की बात करें, तो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग में तो फिर भी बहुत ज़्यादा सीट्स है, बट मेडिकल और CA में आज ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स, लगभग 13 से 15 लाख, 20 लाख स्टूडेंट्स इन एग्जाम में अपियर होते हैं और ऑलमोस्ट 1 या 2% रिजल्ट निकलता है इसका, 1 और 2%। तो सोचिए कितना ज़्यादा हाई कंपटीशन है। तो इस हार्श कंपटीशन के लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं?
देन बहुत सारे ऐसे पर्सनल इश्यूज होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाते हैं और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उन पर्टिकुलर ट्रैप्स के कारण बायस्ड हो जाते हैं। लाइक कहीं ना कहीं ये जो एज होती है इसे प्यूबिक एज कहा जाता है। बच्चों की ये जो एज होती है 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं एकदम से एडल्टहुड में वो लोग प्रवेश करने लगते हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत चेंज होने लगता है। तो उस बदलते रिश्तों के बीच उनके लिए डिसीजन लेना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ मैचअप करना शायद पॉसिबल नहीं होता। वो कंपेयर करने लगते हैं अपने दोस्तों की लाइफ को और अपनी लाइफ को। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सभी लोगों को सब चीज़ों के लिए अलाउ किया जाता है, बट मुझे क्यों नहीं। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट कभी ना कभी अपने आप से पूछता है, अपने पेरेंट्स से पूछता है। देन एक्सेप्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने फ्रेंड्स में ढूंढने लगते हैं, एक फ्रेंड्स ग्रुप में वो ढूंढने लगते हैं। देन उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कॉप अप करना होता है। बहुत सारे सोशल इश्यूज़, लाइक आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, अभी तो वैसे भी पैंडमिक का ज़माना है, तो पूरी तरह से दुनिया जो है वो सोशल हो चुकी है, डिजिटल हो गई है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में वो ढूंढने लगते हैं अपने आप को। देन एक स्टीरियोटाइप इमेज आ जाती है जनरेशन गैप की। बच्चों को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है, हमारे पेरेंट्स ने ये किया इसीलिए ये डिसीजन वो हमें भी दे रहे हैं, हमें चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इन सभी चैलेंजेस के साथ कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरे जो कुछ और दूसरे इश्यूज थे वो क्या थे, बच्चे कहीं पर भी प्रॉपरली टाइम मैनेज शायद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का ज़माना है। तो उन्हें अपने फ्रेंड्स को भी समय देना है, टीवी, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, पेरेंट्स, सभी को टाइम देना है। और इसमें कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता। देन एग्जैक्टली क्या ये इश्यूज़ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? इनका सॉल्यूशन है, लेकिन जो भी सॉल्यूशन है वो आपके खुद के पास है। आपको इन सभी इश्यूज़ के बारे में पूरी तरह से सोचना पड़ेगा और उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे। लाइक इन चैलेंजेस को कॉप अप करने के लिए सबसे पहले अगर आप बाहर की दुनिया में देखें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आज अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन 40 या 50 बच्चों से है जो आपकी क्लास में है। लेकिन अगर आप उस क्लास के बाहर निकल कर देखेंगे तो वो कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप सिर्फ उन 40 या 50 बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, आप अपने शहर को देखिए, अपने स्टेट को देखिए, अपनी कंट्री को देखिए और फाइनली कंट्री के बाहर देखिए, पूरे विश्व को देखिए। तो आपको पता चलेगा कि आप करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपको कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनानी है, राइट? तो इस तरह के जो चैलेंजेस आपके माइंड में आएंगे, उन चैलेंजेस का आंसर भी ऑफ कोर्स आपके खुद के पास होगा। देन फाइनली वापस हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली हम किस डायरेक्शन में जाएं जब हम कहीं भी सब्जेक्ट चूज़ करने की कंडीशन में आते हैं। लाइक आजकल तो अभी सीबीएसई ने लास्ट ईयर से 9th-10th में ही सब्जेक्ट चूज़ करने का सिस्टम कर दिया था। मतलब स्टूडेंट्स 10th से ही डिसाइड कर लेते थे कि वेदर दे वांट टू गो इन मैथमेटिक्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम। तो वो सारे डिसीजंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा आप लोगों को अभी रुचिका मैडम ने बताया कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, हालांकि उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है और मोस्ट प्रॉब्ली 2021 से वो पॉलिसी लागू हो जाएगी, मतलब इस साल के बाद से। उस पॉलिसी में ऑफ कोर्स जो मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है, उस सिस्टम में आपको ये सारे कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे। लाइक अगर आप मैथ्स के साथ आर्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स का कोई स्टूडेंट है जो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, मैथ्स का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, तो वो भी पढ़ पाएगा। ये बहुत अच्छा है। प्लस नई एजुकेशन पॉलिसी में एक और सिस्टम जनरेट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उस पॉलिसी में एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या है?
इसमें अभी तक क्या होता था, लाइक आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने एक बीएससी कोर्स में एडमिशन लिया। अब आप सभी को मालूम है कि बीएससी जो होता है, बैचलर इन साइंस, वो 3 साल का कोर्स होता है। लेकिन आपको 1 साल पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अब मुझे बीएससी कंटिन्यू नहीं करना है, ये मेरे इंटरेस्ट का कोर्स नहीं है। तो अब आपने वहाँ से अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवा लिया। जब आप बीएससी 1 साल पढ़कर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको उससे कोई डिग्री नहीं मिलती और वो 1 साल आपका वेस्ट हो जाता है। बट अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सपोज 1 साल बीएससी पढ़ने के बाद आपको लगा कि अब बीएससी मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो छोड़ दें। 1 साल पढ़ने के बाद आपको बीएससी का एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 साल सर्टिफाइड बीएससी किया हुआ है। सपोज आप 2 साल बीएससी पढ़ के आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 3 या 4 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं देन यू विल गेट द डिग्री एंड रिसर्च। लाइक इस तरह से बहुत सारे आप अलग अलग मल्टीपल कोर्सेज भी अपने पूरे टेन्योर में कर सकते हैं। नाउ व्हाट, अब एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ये तो हमने सारे जो चैलेंजेस थे उनकी बात करी। अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि एग्जैक्टली इन लिमिटेशंस को आप ओवरकम कैसे करेंगे, कैसे आप इन सब चीज़ों से कॉप अप कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, जो भी सॉल्यूशन है उन सभी सॉल्यूशंस का एग्जैक्टली की आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आज मैं आप लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा, लेकिन फाइनली जो भी डिसीजन है वो आपका है, आपको खुद डिसाइड करना है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें आपकी हेल्प करेंगे, लाइक सेल्फ डिटर्मिनेशन। आप जो भी कोर्स करें, पहली बात ध्यान रखें कि आपको आपकी सोच बहुत बड़ी रखनी है। ऑब्वियसली कई लोग इसका नेगेटिव भी बोलते हैं कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, लेकिन कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर होती है, आपके बाहर नहीं। ओके, देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता पर पूरा विश्वास करें। देखिए ऑब्वियसली मे भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को अभी क्या रीसेंट ट्रेंड्स हैं, क्या चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा हितैषी जो हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को एम्पावर करने के लिए अपने पेरेंट्स को अपना पार्टनर बनाना होगा, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। आप उनकी बात सुनें, अपनी बात उनको कहें, जो भी आपके मन में डाउट है वो अपने पेरेंट्स से आप ज़रूर शेयर करें। देन फ्रेंड्स का रोल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए आपका एक बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन उस सर्कल में जितने लोग हैं ज़रूरी नहीं है वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप अच्छे दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको सही रास्ता दिखा पाएँ, जो आपके लिए सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, आपकी हेल्प करें, ऐसे आपको दोस्त चुनना है। देन एग्ज़ाम्स, देखिए एग्ज़ाम्स का भी बहुत प्रेशर होता है, हालांकि ये बातें अभी करने का वक्त नहीं है, तो ये बातें हम किसी और दिन करेंगे एग्जामिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेज योर टाइम को बहुत प्रॉपरली मैनेज करें, हर चीज़ के लिए अपना एक वक्त निर्धारित करें, उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप एंटरटेनमेंट का टाइम रखें, आप अपना पढ़ाई का टाइम रखें, आप अपने फ्रेंड से बात करने का टाइम रखें, सोशल मीडिया के लिए अलग से टाइम रखें। स्ट्रेस मैनेज आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रॉपरली टाइम मैनेज किया है। क्लियर? देन कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें, आपका जो भी आपको एकेडमिक सपोर्ट चाहिए उसके बारे में अपने टीचर्स से ज़रूर बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, वो लोग आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब देखिए जो भी हम बात कर रहे हैं कि कोर्सेज हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और हमेशा ध्यान रखें, कोर्सेज या इंस्टीट्यूशन सिर्फ आपको प्रिपेयर करते हैं, आपका भविष्य नहीं बनाते। जैसा अभी रुचिका मैडम ने कहा था कि वो जब पढ़ाती हैं तो वो इस इंटेंशन के साथ पढ़ाती हैं कि उन्हें जॉब क्रिएटर्स बनाने हैं, ना कि जॉब सीकर्स, राइट। तो वो पढ़ाती सभी स्टूडेंट्स को इसी इंटेंशन के साथ है, लेकिन उन 40 या 50 बच्चों में से कितने लोग जॉब क्रिएटर्स बन पाते हैं, ये डिपेंड करता है उन स्टूडेंट्स के सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, राइट। तो जब भी आपको इंस्टीट्यूशन या कोर्स सिलेक्ट करते हैं, आप ये आशा बिल्कुल छोड़ दें कि वो कोर्स या वो इंस्टीट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा पीक पर लेके जाएगा। पीक पर लेकर जाने वाले आप खुद होंगे। यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल्स मैं लेकर आया हूँ आपको इस बात को प्रूव करने के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
ऑफ कोर्स कलाम साहब को आप सभी जानते हैं, हमारे 11वें राष्ट्रपति थे कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। और अगर आप लोगों ने कलाम साहब की स्टोरी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा, मैं यहाँ पर स्टोरी तो नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो आपको पता होगा उन्होंने बहुत हार्श कंडीशन से, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन से उन्होंने अपने आप को बनाया है। वो अपने शुरुआती दौर में एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे जिनको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे एग्ज़ाम्स में। उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी फैमिली की वो भी बहुत पुअर थी। उनके पिताजी एक नाविक थे, रामेश्वरम में नाव चलाते थे और हिंदू दर्शनार्थियों को वो दर्शन करवाते थे। तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे वो, लेकिन उन्होंने उन हार्श कंडीशन के दौरान भी अपने आप को उस लायक बनाया और उन्होंने क्या किया इन फ्यूचर वो हम सभी जानते हैं। देन थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन के बारे में आप सभी जानते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में बैठे हैं, हम ये डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट थॉमस एडिसन को जाता है। थॉमस एडिसन जो थे वो बचपन में 12 वर्ष के थे तब उनकी सुनने की पावर बिल्कुल चली गई थी, मतलब वो डीफ हो चुके थे, उनको सुनाई देना बंद हो गया था, ऑलमोस्ट उनको इतना सीवियर एक बुखार आया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। बहुत कम समय उन्होंने स्कूल में गुजारा है, बहुत कम टाइम वो स्कूल गए हैं, बट उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और आज उनके जितने भी इन्वेंशंस हैं उसकी वजह से आज हम टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले पा रहे हैं। बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की। रुचिका मैडम ने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी स्टार्टिंग में, तो वैसा ही कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के साथ भी हुआ था। उनको बचपन में स्कूल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फाइनली उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण कंप्लीट फिजिक्स, आज हम पूरा जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतना कुछ यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उसका पूरा क्रेडिट अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ऑब्वियसली हमारी कंडीशंस इनसे बहुत बेहतर है और हम बहुत कुछ ज़्यादा इनसे कर सकते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, मनी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। तो देखिए मनी का जो एक फैक्टर है वो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें। भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट से बड़े इंस्टीट्यूट से अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस के लिए बिल्कुल माइंड से अपने आप को फ्री करें, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है। उन स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन वो जानकारी आप ज़रूर लें। देखिए कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स में आप लोगों को यहाँ पर बहुत फास्ट वे में बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम होती है। आप लोग अगर 12th में 85% के अबव स्कोर करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम होती है हायर एजुकेशन के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना होती है, गांव की बेटी योजना जो गांव के गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है। बहुत सारी दूसरी डिपार्टमेंटल स्कीम्स है। उसके साथ SC ST OBC की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है। उसके बाद एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, जितने भी प्राइवेट और कमर्शलाइज बैंक्स हैं वहाँ से आपको एजुकेशन लोन मिलते हैं। लगभग 7 से 8 लाख का एजुकेशन लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं और बहुत मिनिमम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जानकारी नहीं होती है। अब जो कोर्सेज़ है, तो कोर्सेज़ की बात मैं करूँगा, मुझे ऑब्वियसली साइंस और मैथ्स पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, तो मैं उन्हीं के कोर्सेज़ की बात करता हूँ। BSc कर सकते हैं आप MBBS में जा सकते हैं साइंस स्ट्रीम के थ्रू, M फार्मा में जा सकते हैं, फार्मेसी। देखिए MBBS और फार्मेसी ये तो अभी बिल्कुल समय की डिमांड है। आज हम जिस कंडीशन में जी रहे हैं, आज हम कोविड-19 के साथ जो जी रहे हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड आप लोगों को मालूम है पूरे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स की है, मतलब डॉक्टर्स की, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग कोर्सेज़ की, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज हम जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, घर बैठे बैठे आज आप ये प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग। तो आज इंजीनियरिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितने भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आप देख रहे हैं वो सब इंजीनियरिंग का ही एक्चुअली आविष्कार है। तो आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कर सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कोर्सेज़ होते हैं मेडिकल के लिए। ऑब्वियसली अभी तक क्या होता था पुराने समय में, मतलब अभी मैं 2020 तक की बात करूं तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स
चाइना से मेडिकल करते थे, मेडिकल की पढ़ाई के लिए चाइना जाते थे। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा टेंशन है चाइना इंडिया के बीच में, तो हम दूसरे और भी कंट्रीज़ है, लंदन से भी मिलती है इसकी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्रीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस इंडिया में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑब्वियसली उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट उन्हें भी आप अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप स्कीम्स के साथ। अब अगर आप साइंस ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब या तो आप साइंस लेते हैं या मैथ्स लेते हैं, तो एग्जैक्टली आपके पास फ्यूचर क्या रहेगा, क्या आप अपना फ्यूचर बना पाएंगे उसमें। तो पहली चीज़, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। देखिए, अगर आपका कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि भाई मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप इसमें, अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप आज़ादी के बाद से जितने साल अभी तक हुए हैं, उतने सालों में अगर देखें तो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ के कलेक्टर कमिश्नर हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मिलेंगे। उसका एक बहुत लॉजिकल रीज़न होता है कि क्यों यूपीएससी में ज़्यादा सिलेक्शंस इंजीनियर्स के हो रहे हैं, स्पेशली इन कलेक्टर एंड कमिश्नर। तो उसका कारण है कि जो इंजीनियरिंग का एक कोर्स डेवलप किया हुआ है, उस कोर्स में सिलेबस तो पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। देन स्टेट पीएससी, बैंकिंग सेक्टर, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट जो है, दुनिया का सबसे बड़ा रिक्रूटर है रेलवे। आज अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नौकरियां रेलवे प्रोवाइड करता है। देन डिफेंस सर्विसेज, बहुत सारे स्पेशली बॉयज़ का ऐसा सपना होता है कि हमें कहीं ना कहीं डिफेंस में जाना है। तो अगर आप डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप एनडीए कर सकते हैं, एनडीए की तैयारी आप डायरेक्टली 10th से शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम इतनी आसान नहीं होती है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना होता है, बहुत अच्छे से आपको पेपर पढ़ना होता है, न्यूज़ सुननी होती है। तो बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स हैं। दैन पब्लिक सेक्टर्स में भेल का नाम आपने सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दैन डीआरडीओ, इसरो, ये हमारे यहाँ की जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। गेल, सेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं मैथ्स लेकर। देन गवर्नमेंट सेक्टर की दूसरी और मतलब ब्रांचेस की हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी, पीएचई, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जुडिशरी सर्विसेज, इसमें आप जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो लिमिट, बहुत सारी कंपनीज़ है, टीसीएस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, याहू, विप्रो, लार्सन एंड टर्बो, ऐसी कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है। अगर आप कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। देन जो रुचिका मैडम ने आप लोगों से बात करी थी, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है अभी एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आज एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए कोई कोर्स आपके लिए लिमिटेशन नहीं है। इंजीनियरिंग करके और मेडिकल करके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर चूज़ कर रहे हैं और बना रहे हैं। अब हम क्यों ये सारे कोर्सेज करें, वाई? तो देखिए, ये मैं बहुत थोड़ा सा थॉरोली नहीं बता पाऊँगा, समय कम है तो थोड़ा फास्ट करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, आपका इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइनिंग, साइंटिफिक नॉलेज, अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास मशीनरी आई है, आप उसको खोल के देख लें, कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, आपको लगता है उसकी कोडिंग हम समझें, तो इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट फील्ड है। अगर आपको लगता है कि मुझे बिज़नेस में ज़्यादा मज़ा आता है, सेलिंग, फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल, ट्रांजेक्शन, तो आप बिज़नेस में जा सकते हैं, आपके अंदर ये बिजनेसमैन स्किल्स है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ नई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आप कर पा रहे हैं, कोई नई थिंकिंग आप डेवलप कर पा रहे हैं, कोई नए लॉजिक्स आप डेवलप कर पा रहे हैं, तो आप साइंटिफिक फील्ड में, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मज़ा आता है, लोगों के बीच रहना मज़ा आता है, या आप उनकी कंडीशंस पे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि सोशल वर्कर बनने के लिए, मतलब नेता बनने के लिए भी आज हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें भी बैचलर्स और मास्टर्स होता है। हालांकि
हमारे भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर्स करके ही नेता बन सकते हैं, नेता कोई भी बन सकता है, बट स्टिल हमारे पास इसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन अगर आप में कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक फीलिंग है, कोई आर्टिस्टिक फीलिंग आपके अंदर है, तो आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक ऑफिस की बस 5 to 10 मतलब 10 to 5 की जॉब पसंद है, तो आप क्लर्क बन सकते हैं, एक ऑफिस वर्कर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे जॉब ऑप्शंस ये और पॉसिबल हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। डेंटिस्ट, कम्युनिकेशन, कमर्शियल आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, जर्नलिस्ट, एयर होस्टेस, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। बहुत सारी लिमिट है और आप कोई भी कोर्स चूज़ करके इन सब फील्ड्स में आप एंटर हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के थ्रू। देखिए अब कैसे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको 12th अपनी क्लियर करनी है। 12th क्लियर करने के बाद आपको एक करियर चूज़ करना है। फाइनली जो भी आप चूज़ करना चाहें, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। उसके बाद हर करियर के लिए एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है। लाइक अगर हम साइंस की बात करें, MBBS की बात करें, तो MBBS के लिए, मेडिकल के लिए जो नीट एग्ज़ाम होती है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के लिए IIT वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम होती है JEE होती है। JEE की एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप आएँ, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रिज़ल्ट अप टू द मार्क नहीं है, आपको इतने नंबर्स नहीं आए हैं कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाए, तो आप रीअपियर हो सकते हैं। JEE जो है, JEE IIT कंडक्ट करवाता है और JEE की एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, ठीक है। हर 6 महीने में JEE की एग्ज़ाम होती है, तो आप JEE में अपियर हो सकते हैं। देन उसके बाद फिर आप अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी आपने चूज़ किया है, वेदर इट इज़ फार्मेसी, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ मेडिकल, और उसके बाद अपना आप करियर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस साल के लिए बताना चाहूँगा, जो 12th के विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं। इस साल क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से ना JEE दोबारा हो पाई है, बार बार पेंडिंग होती जा रही है, उसकी डेट पोस्टपोन्ड होती जा रही है। तो इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है, अभी उसके ऊपर फाइनली नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस साल 12th बेस पर एडमिशन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अगर 12th के परसेंट बहुत अच्छे हैं, तो आप अच्छे कॉलेज को चूज़ कर पाएंगे 12% बेसिस पर ही। अदरवाइज़ अभी तक का जो सीन था, उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी था। ओके, अगेन देयर इज़ नो लिमिट। देखिए, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रैप हो गए हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कौन है? मिस्टर बीन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इन्होंने मास्टर्स डिग्री की थी इलेक्ट्रिकल में, बट फाइनली इन्होंने अपना करियर जो है वो एंटरटेनमेंट फील्ड में चूज़ किया और ये कॉमेडियन बने। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 2 चीज़ों में आप अपना करियर ढूंढ पाएंगे। एक तो बिलीफ, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं ध्यान रखें कि वो आपके खुद के लिए आपने चूज़ किया है, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि आप अगर वो पर्टिकुलर करियर आपने चूज़ किया है, वो आपका डिसीजन है, तो आपको उस डिसीजन की और आगे अग्रसर होना है। सो फाइनली जो भी डिसीजन है वो आपका है, और ऑब्वियसली अगर आपने एक पर्टिकुलर एक सही डिसीजन लिया, तो आप बहुत अच्छा करियर चूज़ कर पाएंगे और आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। सो स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। I wish good luck to all of you, and stay calm and have a good future. Thank you so much.